हेलो एवरीवन, सीएन सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं आप सबका। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डच के बारे में पढ़े, तो डच के बाद जो आने वाले ब्रिटिशर्स थे वो अंग्रेज़ थे, और भारत में सबसे ज़्यादा जो विख्यात है ब्रिटिशर्स ही थे, अंग्रेज़ ही थे, इंग्लिश ही थे। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कैसे कैसे वो पहले यहाँ पे ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाते हैं। आगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स की ही पूरी कहानी है, क्योंकि डच भी परास्त हो जाते हैं, पुर्तगीज भी परास्त हो जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश ही है, ब्रिटेन ही है, ब्रिटिश ही है जिसकी की कहानी 1947 तक चलती है। तो इसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत के साथ व्यापार करता था और बहुत ज़्यादा लाभ कमाता था, उसके बाद फिर डच आए, वो भी यूरोप से ही बिलोंग करता था, फिर जो कि हॉलैंड के निवासी थे। डच आए, फिर उन्होंने भी फैक्ट्री की, फिर वो भी ट्रेडिंग करते थे। लेकिन डच का ज़्यादातर ध्यान कहाँ रहता था? तो इंडोनेशिया में रहता था, क्योंकि इंडोनेशिया में वो मसाला की खेती करते थे। अब जो है यूरोप में ब्रिटिश जो थे, इंग्लैंड वाले भी, वो भी कम नहीं थे, वो भी लालची थे, और सबको लगता है कि हम भी उसके जैसा प्रॉफिट कमाएं, हम भी उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। क्योंकि उस टाइम 15 से लेके 17 सेंचुरी में पता ही होगा कि रेनेसां का युग था, जहाँ पे ट्रेडिंग को ऑर्गेनाइज तरीके से करने की बात चलती थी। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचरस नामक व्यापारियों ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना करता है। देखिए, ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए एक वहाँ के व्यापारी जो थे, क्या किस कंपनी की स्थापना करती है? तो देखिए, मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कब स्थापित की थी? तो 1599 ईस्वी में। कहाँ पे? तो लंदन में। पहले लंदन में ही फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, बाद में फिर भारत में होती है। अब देखिए, यही कंपनी जो है, यही कंपनी आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से विख्यात हुआ। और याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया। तो फिर देखते हैं कैसे कैसे वो ट्रेडिंग किए हैं, कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किए हैं। और देख सकते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका फ़ोटो देखिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि लंदन में स्थापित हुई थी, तो इसका आप देख सकते हैं फ़ोटो। आगे देखिए, आगे है कि वहाँ की सांसद में, वहाँ की जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ये देख रहे हैं फ़ोटो में, वो 1600 में, क्योंकि याद रखिएगा 1599 में फैक्ट्री की स्थापना हुई लंदन में, फिर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को, जो कंपनी 1599 में स्थापित हुई थी, उस कंपनी को भारत के साथ, कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। यानी कि उस कंपनी को महारानी जी के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि जाओ तुम ईस्ट की तरफ व्यापार करो, और एकाधिकार, यानी कि सिर्फ उसी कंपनी का व्यापार ईस्ट में कर सकता था, बाकी यूरोप के कोई भी कंपनी ईस्ट के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, यानी कि ब्रिटेन की। आगे देखिए क्या होता है कि आगे चलकर, यहाँ पे है कि आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। पहले देखिए, एलिजाबेथ जो थी वो 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किए। एलिजाबेथ के बाद जो वहाँ के राजा आए, प्रिंस आए, वो जो है जिनका नाम था जेम्स प्रथम, वो उस कंपनी को ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए अनिश्चितकालीन
अधिकार दे दिया। ये देखिए, यहाँ से ये भी पॉइंट रखना है कि कौन से ऐसे प्रिंस थे जो ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए अनिश्चितकालीन व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जेम्स प्रथम थे। फिर देखिए, समय बीतता गया, अब जो है वो अब वहाँ पे जो है ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए सारे योजना बनाने लगे। तो देखिए 1608 में ही, ये डेट याद रखिएगा, 1608 में ही ब्रिटेन में योजना बनी कि भारत में हम लोग भारत में सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने की योजना बनाई। और जिस टाइम, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी, उस टाइम यहाँ पे मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर थे। उस टाइम अकबर थे। तो वहाँ के जो राजा थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, वो अकबर के नाम का ही पत्र लिखे थे। क्यों? अब हालांकि 1605 में ही अकबर की डेथ हो जाती है, लेकिन शायद उन लोगों को पता नहीं होगा, तो अकबर के नाम का ही पत्र लिख के, देखिए, इंग्लैंड में राजा जेम्स प्रथम जो एकाधिकार दिए थे अनिश्चित काल तक का राजदूत कैप्टन हॉकिंस, देखिए कौन से राजदूत थे? कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आए थे? तो हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और फिर मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचा। देखिए, और देखिए कि जहां वो कैप्टन हॉकिंस जो थे, फारसी भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार थे और मुगल दरबार के जो थे फारसी राजनीतिक भाषा फारसी थी, जिससे जो है फारसी में वार्तालाप हुआ। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से वार्तालाप करते हैं, तो जहांगीर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और 400 का मनसब और उनको, कैप्टन हॉकिंस को, खान की उपाधि प्रदान करते हैं उनसे खुश होके। हालांकि इनको फैक्ट्री स्थापित करने की अभी तक परमिशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जहांगीर पहले से ही पुर्तगीज से, डच से बहुत तंग आ चुके थे। ये सोचते थे जहांगीर कि फिर ये तीसरा आ रहा है, फिर ये फैक्ट्री स्थापित करेगा तो और ज़्यादा तंग होंगे उनको। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि आगे चल के फिर 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज फिर एक आते हैं, वो नाम है कैप्टन मिडलटन, पहुंचा और व्यापार की अनुमति मांगा, जिसमें वह सफल हो गया। लेकिन जब 1611 में फिर आता है और फिर वह राजा को प्रसन्न करते हैं, तो उसमें जहांगीर दे देते हैं परमिशन कि ठीक है आप व्यापार करिए, लेकिन अस्थायी रूप से। लेकिन फिर एक बीच में घटना हो जाती है कि 1611 में कैप्टन मिडलटन सूरत के निकट ही स्वाली नामक एक जगह है, वहीं पे पुर्तगालियों का कुछ जहाजी वेरा आ रहा था। जहाँ देखिए, जैसे कि पुर्तगीज का नेवल सिस्टम से ज़्यादा अच्छा डच का था, डच के नेवल सिस्टम से ज़्यादा अच्छा किसका था? ब्रिटिश का था, इंग्लैंड का था। तो पुर्तगाली से पहले ही अंग्रेज लोग क्या थे, ये मुगल बादशाह तंग आ चुके थे। तो पुर्तगाली का जो बेड़ा आ रहा था उसको परास्त कर देता है कौन? कैप्टन मिडलटन। और ये कौन था? इंग्लैंड के निवासी थे, जेम्स प्रथम के राजदूत थे। तो इससे खुश होकर मुगल सम्राट इससे प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि अरे तो पुर्तगाली से बहुत ज़्यादा बहादुर है। इससे प्रभावित होकर क्या किया कि 1613 ईस्वी में सूरत में जो पहले अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की बात की गई थी, उसको अस्थायी रूप से कर दिया। यानी कि 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित करने की मुगल बादशाह से परमिशन मिल गई। अब फिर समय बीतता गया। अब फिर देखिए, टू दी पॉइंट हम लोग देखते हैं, 10 से 20 मिनट में पूरे अंग्रेज कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की, नहीं की, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत में क्यों, गुजरात क्या है? पश्चिम भारत है।
पूर्वी भारत, अब पूर्वी भारत में अलग है, दक्षिण भारत में, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर दक्षिण भारत में पूछे तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो अगर दक्षिण पूछे तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा। और यह देखिए, पूर्वी भारत अगर पूछे कि पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, तो पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम फैक्ट्री 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। और 1651 में हुगली नगर में भी व्यापार करने की अनुमति इनको मिल गई थी। किनको? तो अंग्रेज को। अब आगे देखिए, अब आगे है कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान, ये गोलकुंडा जो था वो मुगल एम्पायर से अलग था। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान, जिसको गोल्डन फरमान भी बोला जाता है, के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंग्रेज को गोल्डन फरमान किससे प्राप्त हुआ था, तो गोलकुंडा के सुल्तान से। किसके? गोलकुंडा के सुल्तान से। आगे देखते हैं, आगे है इसमें कि फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया तथा यहाँ किलाबंद फैक्ट्री बनाई गई और बाद में इसी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज कर दिया गया। फ्रांसिस डे एक अंग्रेज थे जो कि चंद्रगिरी के राजा से, वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट था वहाँ के राजा चंद्रगिरी थे, जिसे कि क्या किया, मद्रास को पट्टे में ले लिया और वहाँ पे एक फैक्ट्री स्थापित की और उसको किलेबंद मीन होता है चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन करना, चारों तरफ से घेराबंदी करना। और यही जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ। तो क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित था, मतलब कि अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ पे बनाया गया था, तो मद्रास में। और कौन बनाया था, तो फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में। आगे देखिए, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मुंबई प्राप्त किया। जैसे कि आपको पुर्तगीज जब पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे कि पुर्तगीज राजकुमारी कैथलीन का शादी किसे हुआ था, चार्ल्स सेकंड से। तो उसको जो है डॉरी में मुंबई द्वीप मिला था, बम्बई द्वीप मिला था और वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बेच दिया था। तो कब, तो 1668 में यह भी मिल गया उसको। अब 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया। आगे देखिए, यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है कि मद्रास का जो सेंट जॉर्ज है, ये देखिए ऐसा दिखता था क्रिश्चियनिटी से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड में क्रिश्चियन धर्म से वो लोग बिलोंग करते थे, तो क्रिश्चियन टाइप का ही चर्च जैसा बना हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है कि 1698 में अजीमो शान द्वारा अंग्रेज़ों को सूतानती, कालीकता और गोविंदपुरी नामक 3 गांव की जमींदारी मिल गई। किसको मिली थी जमींदारी, तो अजीमो शान से। कब मिली थी, तो 1698 ईस्वी में। और यही तीनों जगह को मिला के, कौन से, सूतानती, कालीकता और गोविंदपुरी, ये तीनों जगह को मिला के जॉब चौरनॉक के द्वारा कोलकाता शहर की नींव रखी गई थी और इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। याद रखिएगा, ये फोर्ट विलियम है जो कि कोलकाता में था और फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो मद्रास में था और इसकी पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो चार्ल्स आयर थे। आगे देखिए, आगे है कि कोलकाता को अंग्रेज़ों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। पहला प्रेसिडेंसी नगर, देखिए नींव कब रखा गया है, 1698 ईस्वी में। और प्रेसिडेंसी नगर कब स्थापित की गई, कब उसको घोषित किया गया, तो 1700 ईस्वी में। यह ध्यान रखिएगा, 1700 में उसको प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया। तथा
जो है 1774 से लेके 1911 तक ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, कोलकाता ही थी, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में यह घोषित किया गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी जाएगी। तो पहले कहाँ थी, कोलकाता थी। तो याद रखिएगा कब से कब तक, 1774 से 1911 ईस्वी तक, यह भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए है कि 1717 में ये देखिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एवज में बोला गया है और इनको घृणित कायर के रूप में भी बोला गया है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज एक कंपनी के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन। ये कंपनी में डॉक्टर थे, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों को जब कुछ होता था तो ये इलाज करते थे। तो उसी समय जो है मुग़ल बादशाह का तबीयत ख़राब हो गया। अब ये विलियम हैमिल्टन जाते हैं, उनकी इलाज करते हैं, तो फर्रुखसियर की स्वास्थ्य ठीक हो जाती है। तो इससे राजा प्रसन्न हो गए तो कुछ तो गिफ्ट ज़रूर देंगे, तो दिए हैं। कौन सा गिफ्ट दिए हैं, तो देखिए शाही फरमान जारी किए हैं। देखिए गोल्डन फरमान पूछे तो किसके द्वारा, गोलकुंडा के शासक के द्वारा, और अगर शाही फरमान बोले तो मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा एक शाही फरमान जारी की गई थी। और ब्रिटेन के जो इतिहासकार ओम्स हैं उन इस शाही फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा के रूप में कहता है। क्यों कहता है कि इस शाही फरमान में इसमें लिखा गया था कि कंपनी को बिना शुल्क दिए, यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसको बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बम्बई में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सिक्का ढाला जाता था वह पूरे मुग़ल साम्राज्य में मान्य होगा। ये सारे चीज़ जो है इस फरमान में लिखा गया था। और भी लिखा हुआ था कि 10,000 रुपया सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। आगे इस फरमान में दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। अब बताइए, इनको हैमिल्टन के द्वारा ठीक किया गया तो ये महाराज जो थे इतना सारा इनको गिफ्ट में दे दिए, इसीलिए इनका नाम शाही फरमान रखा गया। तो और इनको ही घृणित कायर मुग़ल बादशाह के नाम में ये विख्यात है। तो ये सारे फरमान जो है शाही फरमान में लिखा हुआ था, जिसका लाभ आगे जाके भी उठाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि यही शाही फरमान जो है बक्सर का जो युद्ध होता है उसका बैकग्राउंड यहीं से तैयार होता है, क्योंकि मीर कासिम के द्वारा इसी दस्तक के जो यूज को गलत ठहराते हुए वहाँ पे जो है जितने भी भारत से भी जो व्यापार करते थे उसको भी छूट दे दी थी। और यही फर्रुखसियर के द्वारा जो शाही फरमान जारी किया गया था, यहीं से बैकग्राउंड बनता है बक्सर के युद्ध का। तो ये सारे चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। तो चलिए आज आगे हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी को। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रांसिस को देखेंगे कि फ्रांसीसी का कहाँ कहाँ ट्रेडिंग सिस्टम था, फिर डेनिस का देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में ब्रिटिशर्स का किस प्रकार से प्रसार होता है, वहाँ उसकी शिक्षा नीति क्या थी, उसकी प्रेस की नीति क्या थी। ये सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों जितने